तो देख लेना सेम पोलरिटी में जोड़ा जा गया है कि ऑपोजिट पोलरिटी, उसके अकॉर्डिंग कॉमन पोटेंशियल के आंसर बदल जाते हैं। हो गया अभी? बढ़े आगे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो जैसे इस कैपेसिटर के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी लाइक 60 माइक्रोजूल, इस कैपेसिटर के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कितनी, 10 माइक्रोजूल। अब इनको जब हमने कनेक्ट किया तो इन्हें वो चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज का फ्लो होता है तो एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। अब मान लो जैसे इसने बोला कि चलो मेरा 20 माइक्रोजूल तुम रख लो, किसने बोला, एक कैपेसिटर ने। तो क्या 20 माइक्रोजूल ये कैपेसिटर जो इसको देगा, तो क्या पूरा 20 जो है एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, 50% तो लॉस होता है चार्जिंग के केस में। 20 अगर एक कैपेसिटर ने ट्रांसफर भी किया तो दूसरे पे कितना पहुंचेगा, 10, और 10 कहां चले जाएगा, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। मतलब यहां पे 100% एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। यहां पे एनर्जी का क्या होता है, लॉस, एनर्जी का लॉस होगा अगर इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट रहे तो। भाई अब कभी कभी ऐसा हो गया कि मान लो इसका पोटेंशियल भी V है और इसका पोटेंशियल भी, दोनों कैपेसिटर अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो फिर तो चार्ज का फ्लो चलेगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज का फ्लो तब तक चलता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वो ऑलरेडी पहले से ही पोटेंशियल अगर सेम है तो फिर चार्ज का फ्लो, और नहीं चलेगा अगर तो फिर अरे उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो, एक कैपेसिटर है ये, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इसको 10 वोल्ट पे चार्ज किया। एक और कैपेसिटेंस है जिसकी कैपेसिटेंस भी 2 माइक्रोफैराड है, इसको 20 वोल्ट पे चार्ज किया, ठीक है, दोनों को। अब इसकी एनर्जी कितनी आएगी, इसकी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से, हाफ सी 10 का स्क्वायर 100, कितनी आई बोलो, 100 माइक्रोजूल। कितनी आई, ये माइक्रो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने 2 ही लिख दिया, कैपेसिटेंस 2 नहीं है, 2 माइक्रोफैराड है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं, तो इसलिए वो जूल में भी माइक्रोजूल आएगा। इसकी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी 20 का स्क्वायर 400, तो 400 माइक्रोजूल। सिस्टम की टोटल कितनी हो गई, 100 और 400, आपको लिखना नहीं है ये 500 माइक्रोजूल, ठीक है। तो 100 माइक्रोजूल 400 माइक्रोजूल, टोटल कितना हो गया 500 माइक्रोजूल। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया मतलब जोड़ दिया इनको ऐसे कुछ, ठीक है। ये ऐसे जो कनेक्शन मैंने बनाया था, प्लस से प्लस माइनस सेम पोलरिटी मान लो कनेक्ट की गई। अब क्या होगा, अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैराड, और ये भी पोटेंशियल सेम हो जाएंगे इनके। अब बोलो उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, है ना। तो ये 20 और ये 40 और 60/4 मतलब 15 वोल्ट का वोल्टेज इन पे हो जाएगा। नहीं आया पक्का, तो इस पे हो जाएगा 15 वोल्ट का वोल्टेज और इस पे भी। अच्छा एक चीज और बताता हूं, इस पे चार्ज कितना था पहले, Q इक्वल टू CV, इस पे चार्ज था 20 माइक्रोकुलम, इस पे Q इक्वल टू CV कितना था 40 माइक्रोकुलम। 20 और 40 कितना हो गया 60। अभी देखना दोनों पे 30 आ जाएगा, 30 माइक्रोकुलम 30 माइक्रोकुलम, आइडेंटिकल है ना। Q इक्वल टू CV लगाओ तो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा 30 माइक्रोकुलम, और चार्ज का फ्लो भी पूछ लिया जाता है कई बार,
कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ भाई, जिसपे 20 था वो 30 हो गया, 40 था वो 30 हो गया, मतलब कितना फ्लो हुआ है, 10 माइक्रोकूलम गया है एक इस इधर वाले कैपेसिटर से वो वाले कैपेसिटर पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो हुआ है। क्लियर है क्या? चार्ज का फ्लो पूछ ले तो ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, हम तो एनर्जी पे फोकस करते हैं। इसकी एनर्जी बताओ, हाफ सी 15 का स्क्वायर 225, ये हो गई 225 माइक्रोजूल। ठीक है, ये हाफ सी का वैल्यू 2 और 15 का स्क्वायर 225, ये भी हो गई 225, और दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 450 माइक्रोजूल। कहां गया 50 माइक्रोजूल? पहले दोनों का मिला के एनर्जी कितना था 500 माइक्रोजूल, अब दोनों का मिला के कितना आ रहा है 450 माइक्रोजूल। कहां गया 50 माइक्रोजूल? लॉस हो गया, क्योंकि चार्ज का फ्लो अगर होगा तो हीट के फॉर्म में लॉस होगा, कितना 50% लॉस होता है। अरे आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? पक्का? तो यहां पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होता है, एनर्जी लॉस कौन सा होता है? तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए क्या हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा? इनिशियल एनर्जी निकालो दोनों की, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दोनों का एनर्जी निकाल के जोड़ लो दोनों को, फिर फाइनल एनर्जी निकालो, हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर, बाद में पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना दोनों का, तो वो कौन सी एनर्जी हो गई फाइनल। फिर इनिशियल एनर्जी जोड़ो, फाइनल एनर्जी जोड़ो, फिर इनिशियल में से फाइनल एनर्जी माइनस कर दो तो क्या जाएगा एनर्जी का लॉस। लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आपसे लॉस पूछा तो क्या करोगे, इनिशियल माइनस 500 माइनस 450, 50 माइक्रोजूल का लॉस यहां पे निकल के आएगा। लेकिन हर बार इतने तामझाम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर सीधे आप एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लगा सकते हो, वैसे ही डिराइव हुआ है। कैसे डिराइव हुआ है? वही इनिशियल एनर्जी निकाली हाफ CV स्क्वायर से, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, फिर उसमें से फाइनल एनर्जी को माइनस किया, हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर, तो रिजल्ट जो बनता है फाइनली वो बनता है हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है एनर्जी लॉस का। चलो यहां ट्राई करते हैं लगा के एक बार, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर यहां पे। ठीक है, बताओ क्या फॉर्मूला, हाफ C1 C2 दोनों 2 माइक्रोकूलम थे, तो 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 2 प्लस 2, और वो माइक्रोफेरेड का -6 से -6 कैंसिल हो गया, और एक जो -6 बचा है उसको माइक्रोजूल लिख देंगे। ठीक है, एक को कितने वोल्ट पे चार्ज किया था मैंने, याद है आपको 40 था, और एक का कितना था 20, 40 माइनस 20 20 का, एक 2 से एक 2, इधर क्या बचा 2, यहां क्या बचा 4, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, और इंटू 10 टू दी पावर -6 तो अपना चल ही रहा है। ठीक है, जूल, तो इसको तो माइक्रो जूल लिख ही देंगे अपन। कुछ गड़बड़ किया क्या अपन ने? हाँ जी, पोटेंशियल क्या थे, कुछ और थे क्या, 30-20 थे क्या? हाँ 15 आया था ना, 10 था ना एक, तो 10 था, 20-10 था, नहीं 20 और 10 था, तो ये 10 का स्क्वायर बनेगा, तो फिर कितना आएगा तो ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 50 माइक्रोजूल। आंसर कितना आ जाएगा, मतलब आंसर सेम आएगा। पोटेंशियल अपन ने 20-10 लिखे थे, 40-20 नहीं थे, 40-20 का तो 30 आ जाएगा ना। यहाँ कितना आ रहा है 15 आ रहा है, मतलब पक्का एक 15 से कम था, एक 15 से ज्यादा था, फिक्स है वो। तो कॉमन पोटेंशियल बीच की कोई वैल्यू आती है तो वो गलती लिख लिया अपन ने, तो ये ठीक है। कितना है 50 माइक्रोजूल, और ऐसे भी अपन ने निकाला तो इनिशियल एनर्जी कितनी आई थी 500, फाइनल एनर्जी कितना आया था 450, तो डिफरेंस कितना आया था। तो दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जो मैंने पहले बताया उस पे जाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग रहेगा। क्योंकि यहां तो डेटा अच्छा मिला आपको 2 माइक्रोफेरेड और बढ़िया, लेकिन हर बार वैसा डेटा नहीं मिलता है, तो उतना जल्दी आप कैलकुलेट मुझे नहीं लगता कर पाओगे। तो बेटर ये रहेगा आप लोगों के लिए कि एनर्जी लॉस जब भी पूछे आप इस फॉर्मूले पे शिफ्ट कर रहे हैं।
हो गया क्या? छाप लिया? आगे बढ़ते हैं। एनर्जी लॉस पूछी जा सकती है यहां पे, परसेंटेज एनर्जी लॉस भी पूछा जा सकता है। तो एनर्जी लॉस को इनिशियल एनर्जी से डिवाइड करके फ्रैक्शनल लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज लॉस। किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, अकेले कैपेसिटर का एनर्जी लॉस भी पूछ सकते हैं। जैसे अकेले मतलब जैसे C1V1 है, तो अभी इसकी एनर्जी क्या है? हाफ C1V1 स्क्वायर। फिर बाद में इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ C1V कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी इसकी भी लॉस होती है। तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करना तो क्या आ जाएगा? चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल से डिवाइड कर देना हाफ C1V1 स्क्वायर से, तो फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी किसका आया? एक ये सिंगल कैपेसिटर का आया, सिस्टम का नहीं आया पूरे का, ये एक अकेले का निकाला, इतना परसेंट लॉस है। तो इस टाइप की चीजें होती कभी कभी कि यार लॉस अगर पूछा तो एक अकेले कैपेसिटर का भी पूछा जा सकता है। आपको मैथ से याद होना चाहिए कैसे निकालते हैं। इनिशियल माइनस फाइनल से आएगा क्या? लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल कर दोगे तो फ्रैक्शनल लॉस, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज लॉस। तरीका याद रख सकते हैं, बाकी रट के नहीं चल सकते सारे फॉर्मूले कि कौन सा फॉर्मूले में क्या आएगा, कैसे करना है। क्लियर है? आगे समझ, वी कॉमन निकालना भी सीख गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप लोगों ने एनर्जी पढ़ा, नेक्स्ट हेडिंग लिखी एनर्जी डेंसिटी ऑफ पीपीसी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पीपीसी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पीपीसी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी है, वही वी वोल्ट पे इसको चार्ज किया गया है, प्लस प्लेट नेगेटिव प्लेट। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? डेंसिटी एक कॉमन टर्म है, डेंसिटी मतलब ये फिक्स हो गया है। एनर्जी डेंसिटी नाम सुन के समझ में आ रहा है कि एनर्जी को डिवाइड किया जाएगा किससे? या तो लेंथ से, या एरिया से, या वॉल्यूम से। अब कैपेसिटर की लेंथ नहीं होती ना ही एरिया होता है, कैपेसिटर क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर जिसका क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहां पे आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो लिखिए इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा हमने? हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? प्लेट्स का एरिया पता आपको कितना? ए। प्लेट्स का एरिया कितना है? ए, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी। ठीक है, तो एरिया को जब डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया इंटू डी क्या आ गया? पूरा वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ए इंटू डी। बताओ क्या क्या चीजें हैं एनर्जी डेंसिटी में अगर हम और बात करें तो? फिर सी का वैल्यू क्या लिखेंगे? ये हाफ एज इट इज। सी को बताओ क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई, नीचे ऑलरेडी ए है और डी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाफ CV स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी थी, ए इंटू डी क्या था? वॉल्यूम। सी को लिखा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या लिखा? कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और डी का क्या हो गया? नीचे स्क्वायर हो गया। एरिया से एरिया क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फाइनली एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बचा वो क्या बचा? हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब आप सब लोग जानते हो कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है? V बाई डी। V बाई डी को क्या लिखा जा सकता है? अरे V बाई डी को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो ये V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टेट में आप बहुत बार मेरे पास डाउट पूछना है कई सारे लोग कि सर ये एनर्जी डेंसिटी क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी ये होता है, कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
हो गया अभी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। देखिए भैया, ये क्या चीज है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब दो प्लेट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, क्या डिस्टेंस है, डी। एक पे प्लस चार्ज है प्लस क्यू, और एक पे क्या है, माइनस क्यू। या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक का चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और एक का क्या है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या आपस में, हाँ। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, अपनी तरफ खींच रहे होंगे, हाँ है ना। तो ये प्लेट इस पे फोर्स लगाएगी, ये प्लेट उस पे फोर्स लगाएगी, प्लस माइनस अट्रैक्शन, हाँ है ना। तो वो फोर्स आपको निकालना है, कितना आएगा फोर्स बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। नहीं लगा सकता क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो है वो ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और ये प्लेट है। अरे समझ में आया क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नहीं लग मतलब K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला चल जाएगा क्या कूलम्ब्स लॉ का फोर्स, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वो ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, ये प्लेट है, प्लेट मतलब सरफेस चार्ज है। तो फिर इन पे फोर्स कैसे निकालते हैं, बोले पॉइंट भाई आप उस फॉर्मूले को, फोर्स के उस फॉर्मूले को याद मत रखो, उससे केवल एक ही कंडीशन में फोर्स निकलेगा, जब चार्ज कैसे हो, पॉइंट चार्ज। बाकी बेस्ट फॉर्मूला तो F इक्वल टू क्यू ही है। अरे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू क्यू ई, मतलब कितना चार्ज है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, F इक्वल टू क्यू ई है फोर्स निकालने का बेस्ट तरीका। तो क्यों, क्योंकि ये तो सभी चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज हो, लीनियर चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो। तो हम फोर्स किससे निकालेंगे, F इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्यू ई। अब भैया फोर्स इस प्लेट पे लग रहा है, इस प्लेट पे, तो इसका चार्ज मैंने कितना मान लिया, क्यू। फील्ड किसकी होगी, उस प्लेट की। खुद की फील्ड तो खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा ना, इस प्लेट पे जो भी फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, वो वाले प्लेट का जो फील्ड होगा वो। और इस प्लेट की वजह से यहां पे कितना फील्ड होगा आपके हिसाब से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो टोटल फील्ड है दोनों का, ठीक है। अब किसी एक प्लेट पे जो फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, दूसरी प्लेट का फील्ड। और दूसरी प्लेट का फील्ड मतलब एक सिंगल प्लेट का फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस चार्ज को भी तो लिखा जा सकता है क्या, सिग्मा इंटू एरिया। अरे सिग्मा होता चार्ज बाय एरिया, तो इस क्यू को भी तो लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर भाई चार्ज को क्यों लिखे, सिग्मा को भी तो लिख सकते थे क्या, क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये सारे ही फॉर्मूले हैं किसके, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। छापिए,
हो गया भैया। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी, ठीक है। एफ इक्वल टू क्यू ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना है। अब जरा 2 मिनट का टाइम देके फटाफट फटाफट रिवाइज करो आज पीपीसी में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती है जो पैरेलल होती है, तभी उसका नाम पड़ा क्या, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू। जिस पे प्लस क्यू उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, माइनस क्यू वाले का माइनस सिग्मा, ठीक है। तो फिर अगर आगे बढ़े तो अगली हेडिंग हमने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने पोटेंशियल देखा V, तो V किससे निकाला हमने, E इंटू डी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। फिर कैपेसिटेंस निकाला C इक्वल टू क्यू बाई वी से, ठीक है। तो Q को लिख दिया क्या, सिग्मा इंटू एरिया, और V को लिख दिया वही सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। फिर अगली हेडिंग हमने देखी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एनर्जी कितना देना पड़ती है, यही है ना अगली हेडिंग। अच्छा, वो एक बेसिक हेडिंग पढ़ाई कि बैटरी कनेक्टेड अगर है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल, और बैटरी अगर रिमूव्ड है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज। फिर हमने कैपेसिटर को चार्ज करके देखा, बैटरी जो है वो एनर्जी देता है कितना, क्यूवी, लेकिन कैपेसिटर स्टोर करता है हाफ क्यूवी, 50% लॉस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट। पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले आ गए मेरे पास, हाफ क्यूवी, हाफ सीवी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर बाई। अच्छा एक बात बताओ कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका, या जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसका। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसकी ज्यादा होगी, या लोग जिसकी कैपेसिटेंस कम है उस कैपेसिटर की एनर्जी ज्यादा होगी। डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन सीरीज है कि पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, फॉर्मूला चलेगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन, एनर्जी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा, फॉर्मूला चलेगा हाफ सीवी स्क्वायर, तो कैपेसिटेंस के भाई फॉर्म वही कहानी है जो पावर की थी कि मैं वी स्क्वायर बाय आर लगाऊंगा कि आई स्क्वायर आर, कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। सीरीज में करंट सेम रहेगा तो आई स्क्वायर आर, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा तो वी स्क्वायर बाय आर। सेम कहानी किसकी है, कैपेसिटर में। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा तो हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले अपनी अपनी जगह पर काम के। 50% लॉस, 50% स्टोर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ी कि 2 कैपेसिटर को डिफरेंट वोल्टेज पे चार्ज करके अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उनमें चार्ज का फ्लो तब तक चलेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 पोलैरिटी सेम है और उनको सेम पोलैरिटी में कनेक्शन बनाया जाए तो, ऑपोजिट पोलैरिटी का कनेक्शन बनाया जाए तो C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस एनर्जी लॉस इज हाफ C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगर, तो फिर एनर्जी डेंसिटी हमने पढ़ी जो क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका रिजल्ट निकल के आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या निकल के आता है। फिर उसकी अगली हेडिंग पढ़ी हमने फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी, ठीक है। तो फोर्स F इक्वल टू क्यू ई लगा दिया, चार्ज एक प्लेट का रखा, दूसरी प्लेट की फील्ड रख दी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 रिजल्ट रेडी हो गए हमारे पास, कितने, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए या सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आया नहीं आया समझ में, क्लियर है क्या। अब हेडिंग लिखिए इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस ऑफ, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे मीडियम का इफेक्ट क्या है, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। देखिए भैया, ये कैपेसिटर था प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका कैपेसिटेंस कितना था, C इज इक्वल टू बोलो एप्सिलॉन नॉट ए बाई, क्योंकि इसमें पॉजिटिव प्लेट से लेके नेगेटिव प्लेट तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड था कितना, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ऐसा किया कि ये जो कैपेसिटर है इसकी ये जो दोनों प्लेट्स हैं, मतलब ये डिस्टेंस कितना मान के चले अपन,
डी प्लेट एरिया कितना है ए। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हम क्या कर लेके आ गए, एक मीडियम लेके आ गए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, चलो एक चीज तो सीखी तुमने कम से कम कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के और थिकनेस टी, है ना। दो चीजें सीख ली, टी थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक मीडियम लेके आए। उससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि फील्ड यहां तो ई है, यहां भी ई है, लेकिन यहां फील्ड हो जाएगी ई बाई के। मीडियम आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/k टाइम हो जाता है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है क्या। अब हो क्यों, क्योंकि यहां इन दोनों जगह पे तभी भी वैक्यूम है, तो वहां तो फील्ड उतनी रहेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो पहले थी, लेकिन इतनी इतनी जगह पे फील्ड कम हो गई। अब होता क्या है कि इस प्लेट से उस प्लेट तक अगर मैं जाऊं, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, तो जो पोटेंशियल है V, पोटेंशियल कैसे निकलता था, E इंटू डी। अरे पोटेंशियल कैसे निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, अभी रिवीजन करवा दिया मैंने, आज ही पढ़ाया है, E इक्वल टू V बाई डी। तो V कैसे निकलेगा, E इंटू, हम कुछ नहीं करते थे, जो E था उसमें D का मल्टीप्लाई कर देते थे। अब मैं E में D का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि पूरी D डिस्टेंस तक E फील्ड नहीं है, पूरे D डिस्टेंस तक E फील्ड, थोड़ी जगह में E है, फिर E बाई के है, फिर वापस E है। तो मैं अगर E में मल्टीप्लाई भी करना चाहूं तो मैं D का नहीं कर सकता, मुझे D माइनस टी का करना पड़ेगा। D माइनस टी मतलब टोटल डिस्टेंस जो D है उसमें से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, T थिकनेस, जहां इतनी इतनी थिकनेस वाली जो जगह है ये अगर मैं हटा दूं तो बची हुई जगह पे कितना फील्ड है, E। तो हाँ, इस फील्ड, ये जो वैक्यूम का फील्ड है और ये इधर जो वैक्यूम का फील्ड है, इसकी वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस अभी भी वो आएगा कितना, E इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस। और ये जो T थिकनेस है इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, E बाई के इंटू, एक्चुअल में ये T थिकनेस में अगर वैक्यूम होता तो पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा आता या अभी पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा आएगा, वैक्यूम होता तो ज्यादा आता, क्यों, क्योंकि वैक्यूम होता तो फील्ड ज्यादा होती, फील्ड ज्यादा होती तो पोटेंशियल का डिफरेंस वो ज्यादा क्रिएट करती। फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है, कितना कम होता है, जितनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होता जब यहां पे क्या था, वैक्यूम था, लेकिन मीडियम आने से उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा इस T थिकनेस की वजह से। एक्चुअल जो डिफरेंस आना चाहिए पोटेंशियल का उतना अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो जगह है उसमें फील्ड की वैल्यू थोड़ा सा कम हो गई है। पोटेंशियल का डिफरेंस कम आएगा तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, V जब कम होगा तो C बढ़ जाएगा, अरे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उतना पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आएगा तो कैपेसिटेंस और ज्यादा आने लगेगी। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, स्टार्ट करते हैं कैसे, ये वाला पार्ट पहले लिखते हैं, समझ में आएगा क्लियरली। वो तो समझाने का, वो वैसे भी डायरेक्ट आप लोग जानते ही एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से कि मीडियम आने पे कैपेसिटेंस के टाइम होता तो बढ़ता ही है भाई, मीडियम आने पे कैपेसिटेंस अकेली तो ऐसी क्वांटिटी है जो बढ़ती है। चलो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। इस केस में मैं क्या लिखने जा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखूंगा भैया, ई फील्ड है कितनी डिस्टेंस में, डी माइनस टी में, और ई बाई के फील्ड है कितनी डिस्टेंस में, टी। जितनी टी डिस्टेंस है वहां पे फील्ड कितना है, ई बाई के, और टी हटा दूं अगर मैं डी में से, मतलब डी माइनस टी, जो बची हुई जगह यहां और यहां पे फील्ड का वैल्यू अभी भी कितना है, ई। तो बताओ पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे लिखोगे, बोले ई फील्ड है कितनी डिस्टेंस में, डी माइनस टी में, प्लस ई बाई के फील्ड है कितनी थिकनेस में, ई दोनों में से कॉमन ले लें, और ई का वैल्यू तो आप लोग जानते हो, ई का वैल्यू कितना होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बोलो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे वी का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई, ये मीडियम नहीं था तब क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी। क्या था ओनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी। आप चेक कीजिए जब स्टार्ट किया कैपेसिटर तब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या लिखवाया सीधे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि वहां पे पूरा फील्ड कितना होता था, ई फील्ड होता था, कितने डिस्टेंस में, पूरे डी में। तो कुछ नहीं करना था, ई इंटू डी पोटेंशियल का डिफरेंस था, और ई को हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते थे। तो अभी पोटेंशियल का डिफरेंस जो निकल के आया
पोटेंशियल का डिफरेंस जो निकल के आया वो आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बोलिए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन हमको पोटेंशियल के डिफरेंस से मतलब थोड़ी ना, हमको तो कैपेसिटेंस निकालना है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और Q को फिर से वही लिखेंगे क्या, सिग्मा इंटू एरिया। इस बार V ये लिखा जाएगा क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा से सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट कहां चले जाएगा, तो बताओ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता था फॉर्मूला जब वैक्यूम था, लेकिन अब क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस ये नया कैपेसिटेंस हो गया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको कैपेसिटेंस बढ़ गया कि कम हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्योंकि पहले फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब क्या है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू कम हुई है, तो ओवरऑल आंसर, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, मीडियम आने से इंक्रीज हुआ। कैपेसिटेंस क्या हुआ, मीडियम के आने से इंक्रीज हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता हूं। मान लो अगर आपको बोल दिया जाए थिन स्लैब, थिन मतलब क्या होता है, थिन स्लैब का मतलब होता है उसका थिकनेस जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, मतलब बहुत कम थिकनेस। पेपर लेके आ जाऊं मैं, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मैं क्या लेके आ गया, आपका ये एक पेपर लेके आ गया, तो अब इसकी थिकनेस क्या है, जीरो। थिकनेस जीरो, तो इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा भाई, डी में से टी घटाना अच्छा नहीं लगेगा, डी बहुत ज्यादा है और टी बहुत कम है, तो डी माइनस टी को क्या लिख सकते हैं, अरे टी नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, लेकिन यही होता है, हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड में नेग्लेक्ट नहीं होता है। तो बताओ फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस टी बाई के। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिन मेटल स्लैब, थिन मेटल प्लेट या स्लैब लेके आ जाए। बोले अब दो चीजें हो गई, थिन बोल दिया तो थिकनेस इज टेंडिंग टू जीरो, और मेटल बोल दिया तो के की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। थिन स्लैब था तब तक ठीक था, थिकनेस ही जीरो थी। अब दो कहानी हो गई, थिन मेटल प्लेट बोलने से क्या हो गया, थिकनेस तो जीरो वही हुआ, थिकनेस तो नेगलेक्ट होना ही होना है, साथ में के का वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो थिन प्लेट है तो फॉर्मूला ये चलेगा, और उसमें भी के क्या रख दो, इनफाइनाइट। के को जैसे इनफाइनाइट रखूंगा तो टी बाई के क्या हो जाएगा, जीरो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वही आ जाएगा जो वैक्यूम में था। इसका मतलब ये हुआ कि थिन मेटल प्लेट लाने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कोई फर्क उतनी रहती जितनी वैक्यूम में थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे समझे नहीं समझे, आ रहा है समझ में, पक्का। छापिए।
हो गया, आगे बढ़े। ये देख पेज और बचा है। हो गया, छाप लिया क्या? बड़े आगे। अगर थिन मेटल प्लेट आएगा तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेटल नहीं रहा, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहा तो फिर फर्क पड़ना है। लिख लिया सबने? देखिए, मान लो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में एक स्लेब नहीं रख के एक से ज्यादा स्लेब रख दिए जाए तो ऐसे, मतलब एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एक का K2, एक का K3, थिकनेस भी T1 T2, तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो बोले वही लगेगा वापस से, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस, अब T करना है तो सबके T जोड़ना पड़ेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो हमेशा लिखेंगे समेसन ऑफ T, ठीक है, D माइनस T प्लस T बाई के, T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई, तो हमेशा लिखेंगे समेसन T बाई K। तो ये हो जाएगी क्या? कैपेसिटेंस। कब? हाँ जी, अरे नहीं भैया, सिग्मा T बाई K लिखा है मैंने, चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो समेसन ऑफ T बाई K मतलब T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 करना। छापिए, लिख ही देता हूं यार मैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्या करोगे तुम, क्योंकि सही बोलो तब तो सही नहीं करते हो तो। और जहां मैंने सिग्मा T बाई K लिखा वहां पे आपको लिखना है T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। छापिए, कल कंटिन्यू करते हैं इसके आगे।